हेलो स्टूडेंट, मैं सोनिया टेटी GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ से बायोलॉजी की टीचर हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी इन 1902। इन दोनों साइंटिस्टों ने अपना अपना वर्क इंडिपेंडेंटली किया था, लेकिन दोनों का रिजल्ट नियरली सेम होने के कारण इन दोनों को एक साथ इस थ्योरी का क्रेडिट दिया गया। अब इस थ्योरी पे आने के पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में, बट उस टाइम उनकी थ्योरी अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई थी। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला, उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए कुछ पार्टिकल्स को रिस्पॉन्सिबल बताया था, फैक्टर इसका नाम उन्होंने दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि ये फैक्टर्स किस पार्टिकल के बने होते हैं। दूसरा था, उस समय कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, जिसके कारण उनका वर्क बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। और थर्ड, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था मैथमेटिक्स का यूज। मेंडल्स ने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, जो उस टाइम के साइंटिस्टों को स्वीकार नहीं था। इसलिए इन कुछ कारण से मेंडल्स की थ्योरी अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्टों ने, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी प्राइस और शेरमैन ने उनकी थ्योरी को 1900 में रीडिस्कवर्ड किया और वो सारा क्रेडिट मेंडल को दिया। अब हम लोग इस थ्योरी पे आते हैं। बाय 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन अंडरस्टूड। माइक्रोस्कोपी के डेवलपमेंट के कारण 1902 तक ये 2 साइंटिस्ट सटन एंड बॉवेरी ने मियोसिस के समय क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके थे। बोथ सटन एंड बॉवेरी नोटेड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। उन दोनों ने देखा कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो मेंडल के जीन या फैक्टर के बिहेवियर के पैरेलल है। जैसा जैसा जीन का बिहेवियर होता है वैसे वैसे क्रोमोसोम भी बिहेव करता है। एंड यूज कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट्स टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट के कंसेप्ट का यूज मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉ को एक्सप्लेन करने में किया था। अब हम लोग इस फिगर पे देखते हैं। सेल डिवीजन हमने 11th में पढ़ा है। सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल साइकिल में यहाँ पे G1 फेज को दिखाया गया है और ये एक स्पेसिमेन लिया गया जिसमें 4 क्रोमोसोम होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। G1 फेज के बाद G2 फेज है। G2 फेज में हम लोग क्या देखते हैं, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो गया है। या हम लोग अगर कहें कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम इज डबल इन G2 फेज। बट हम लोगों ने सेल साइकिल में भी पढ़ा है कि G1 और G2 फेज के बीच में एक एस फेज भी आता है, एस फेज या सिंथेटिक फेज। एक्चुअली में ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में आने के पहले हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम कहाँ होता है। ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम स्कैटर्ड रहता है और सेल डिवीजन के समय ये अपीयर होता है। तो इस फेज में या सिंथेटिक फेज में क्रोमोसोम डबल हो जाता है और G2 फेज में ये डबल हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आते हैं, ये स्टेज है सेल डिवीजन का, मियोसिस 1 का, जिसमें एनाफेज स्टेज को दिखाया गया है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि एनाफेज के पहले प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, उसके बाद थर्ड स्टेज में एनाफेज आता है। तो यहाँ पे हम लोग पूरे सेल डिवीजन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो स्टेज जो है वो स्किप करके हम लोग यहाँ पे एनाफेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एनाफेज स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम जो है वो अपने पोल की ओर मूवमेंट करते हैं। ये एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने अपने पोल की ओर मूव करते हैं इन एनाफेज स्टेज। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मियोसिस 2। मियोसिस 2 का ये मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। इक्वेटर का अर्थ हुआ सेंटर पे। जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर में है और ये सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं।
यहाँ पे 2 सेल दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेज कंप्लीट हो गया है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। तब हम लोग मियोसिस 2 में आते हैं। मियोसिस 1 के बाद एक सेल से 2 सेल बने हैं, और ये दोनों सेल में जो भी क्रोमोसोम है वो मेटाफेज स्टेज में वो इक्वेटर पे या सेंटर पे अरेंज्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट के बारे में। तो मियोसिस 2 में मेटाफेज के बाद ये अपने अपने पोल की ओर मूव होंगे। ये दोनों क्रोमोसोम जो अभी सेंटर पे अरेंज है ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, और इस सेल से ये 2 सेल बनेगा, और ये सेल जो है ये भी 2 सेल बनाएगा। और यहाँ जो क्रोमोसोम है जो कि अभी जोड़े में नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग होके अलग अलग सेल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग शुरू में स्टार्ट किए थे ये 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन फाइनल हमें जो सेल मिले हैं 4 सेल मिले हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है। तो रिडक्शन डिवीजन में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और यहाँ हमें अलग होने के बाद यहाँ हमें 4 सेल मिल रहे हैं। इन सेलों को जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल वो सेल है जो कि गेमीट का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग पढ़ेंगे कि मियोसिस डिवीजन में रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेरेंट्स से हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेंडल्स के लॉ से कंसिडर करें तो मेंडल्स का सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दैट मीन्स जो एलील है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि एनाफेज स्टेज में दोनों एलील जो है, यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसा कि मेंडल ने कहा था कि एलील गेमीट बनने के समय सेपरेट होते हैं, यहाँ भी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और मेंडल का थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अवयोजन का नियम। कहने का ये है कि यहाँ जो 2 क्रोमोसोम हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम किसी भी क्रोमोसोम के मूवमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग होंगे और अलग अलग सेल में ये जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल्स के थ्योरी और सटन एंड बॉबेरी के थ्योरी में क्या सिमिलरिटीज है। फर्स्ट है बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। मेंडल के जीन, जो पहले मेंडल ने कहा था कि वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंडल्स ने जीन को उस टाइम, चूंकि उनको पता नहीं था कि जीन क्या है, जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था। तो मेंडल का फैक्टर और सटन एंड बॉबेरी ने क्रोमोसोम पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही क्रोमोसोम एंड जीन और फैक्टर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। दोनों माँ बाप से बच्चों में जाते हैं या एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में ये इनहेरिट होते हैं। सेकेंड है बोथ अकर्स इन पेयर। जीन या एलील वो पेयर में पाए जाते हैं। किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करें तो उन्होंने कहा था फर्स्ट क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक लंबे पौधे और एक नाटे पौधे के बीच में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि 2 बड़े टी से लंबे पौधे के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और 2 स्मॉल टी से नाटेपन के पौधे को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो जीन है ये हमेशा एलील, हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। और अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम जो है वो भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पेयर में ही पाए जाते हैं। इसको हम लोग और क्लियरली इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक ये क्रोमोसोम है, ये पेयर में है, तो ये जो जीन है ये इसी क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम में एक जीन है तो ये दूसरा जो जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम में पाया जाएगा। तो इस प्रकार क्रोमोसोम के अंदर ही जीन है, तो जैसा जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा वैसा ही जीन भी बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट है बोथ आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। ये जीन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, लेकिन जब गेमीट बनते हैं तो गेमीट बनने के समय ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों में से एक जीन जो है वो एक गेमीट में जाता है। तो वैसे ही क्रोमोसोम, चूंकि जीन और क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हैं, तो गेमीट बनने के समय क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। फोर्थ पॉइंट है बोथ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली।
जीन और क्रोमोसोम दोनों इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जब क्रोमोसोम जाता है तो कोई भी एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के मूवमेंट को प्रभावित नहीं करता है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों क्रोमोसोम अलग अलग सेपरेट होते हैं और अलग अलग ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम एक के साथ अटैच है तो ये दोनों हमेशा ही एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाएगा। ये दोनों एनाफेज स्टेज में सेपरेट होते हैं और अलग अलग ये नेक्स्ट सेल में जाते हैं। अगर तुम लोग एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो वहाँ पे डायग्राम के रूप में बताया गया है, कलर डायग्राम के द्वारा। तो वहाँ पे डायग्राम के द्वारा क्लियर किया गया है कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं और इंडिपेंडेंटली वो नेक्स्ट सेल में जाते हैं। तो ये था टोटल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।